नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। आज हम आप लोग को परितंत्र और जीवों के प्रकार, जिसमें जैव जगत के रहने के स्थान कौन कौन से थे, जिसमें से पहला था स्थलीय जैव परिवार और दूसरा था जलीय जैव परिवार। तो स्थलीय जैव परिवार यानी टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन क्षेत्र थे। पहला था वन जीवोम जिसे फॉरेस्ट बायोम कहते हैं, दूसरा था घास जीवोम जिसे ग्रासलैंड बायोम कहते हैं, तीसरा था मरुजीवोम जिसे हॉट डेजर्ट बायोम कहते हैं और चौथा था टुंड्रा जीवोम जिसे टुंड्रा बायोम कहते हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं जीवोम के अगले भाग में वन जीवोम, घास जीवोम, मरुजीवोम और टुंड्रा जीवोम के बारे में। ठीक, तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि जैवमंडल एवं बायोम होता क्या है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया है कि अगर कोई जैवमंडल है, उस जैवमंडल में अगर जीवोम है यानी बायोस्फीयर रिजर्व और बायोम अगर है, तो वह एक इकोसिस्टम होगा जिसमें कुछ घटक होंगे। और जब घटक होंगे तो सिर्फ दो ही घटक होते हैं, जिसमें से एक पहला होता है जैविक घटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा होता है अजैविक घटक जिसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक की बात आती है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी सजीव चीज़ों को जैविक घटक कहा जाता है। क्या क्या इस घटक में आते हैं, जिसमें से पहला आता है उत्पादक जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है, और दूसरा उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर कहा जाता है, और तीसरा है अपघटक जिसे डीकम्पोजर कहा जाता है। हमने आप लोग को इनके बारे में हम पारिस्थितिकी तंत्र के अध्याय में आप लोग को बताया है। दूसरा हमारा आता है अजैविक घटक, जिसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से भाग हैं। पहला है भौतिक कारक जिसके अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश जो सौर ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति। फिर दूसरा आता है भाग कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। फिर आता है अकार्बनिक पदार्थ जिसके अंतर्गत जल, वायुमंडलीय गैसें, मिट्टी, चट्टान और खनिज आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर से परितंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से कम्युनिटी बनती है जो समुदाय कहलाता है। उसके बाद आता है आवास जिसमें छोटे छोटे मकान होते हैं जिन्हें निकेत कहा जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ पे उसके बाद कौन रहता है, जीव या प्रजातियाँ रहती हैं। ठीक, इस बायोस्फीयर में, इस जैवमंडल में। आगे चलते हैं हम। तो जीवों के प्रकार की बात हुई थी, जिसमें क्या क्या हम लोग को आपको बताना है हमें। पहला है वन बायोम जिसे फॉरेस्ट बायोम कहते हैं, दूसरा है घास बायोम जिसे ग्रासलैंड बायोम कहते हैं, तीसरा है मरु बायोम जिसे डेजर्ट बायोम कहते हैं, और चौथा है टुंड्रा बायोम जिसे टुंड्रा बायोम कहते हैं। उसके बाद पांचवा आता है एक्वेटिक बायोम जिसे जलीय जीवों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाग में आप लोग को वन जीवों क्या होता है, जिसे उष्णकटिबंधीय वन परितंत्र तथा जीवों भी कहते हैं। ठीक, जिसे इंग्लिश में फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोम कहा जाता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इसका विस्तार विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, इनके दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच है। ये जो हमारा ग्लोब होता है, इस ग्लोब के बीच का जो भाग होता है, इसी को तो हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो 10 डिग्री अक्षांशों के बीच रहता है। ठीक, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और प्रत्येक दिन वर्षा होती है। ठीक, इस वाले भाग में। ठीक, आइए और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, वन जीवों के बारे में। तो वन बायोम जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या है, अमेजन घाटियाँ आती हैं, कांगो घाटी और बोर्निया आता है, उसके बाद सुमाना आता है। ठीक, और जान लेते हैं क्या कह रहा है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इसका तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
आइए और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। अमेजन घाटी, ब्राज़ील तट, मध्य अमेरिका, कांगो बेसिन, भारत के पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूमध्य रेखीय पूर्वी द्वीप तथा समुद्र तट पर कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सदाबहार वन की बात आती है तो सदाबहार वन जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से वृक्ष कहे जाते हैं? पहला है महोगनी, ठीक, दूसरा है सेडार, तीसरा है सुरु जिसको काइप्रस कहते हैं, उसके बाद एबोनी, फिर बांस, फिर रबर, फिर नारियल, फिर केला, फिर सुपारी, सिनकोना आदि। ठीक, एक ही समय एक डाल से पत्तियां झड़ती हैं और दूसरी डाल में नई पत्तियां निकलती हैं। अगर ऐसा कोई वृक्ष है जिसमें एक डाल से पत्तियां झड़ती हैं और दूसरी डाल से नई पत्तियां निकलती हैं, इसी कारण इन्हें कौन सा वन कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। कौन सा वन कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। आइए नोट्स इसका जान लेते हैं। अमेजन घाटी में वनों को सिल्वाज कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहें या गर्म उष्णकटिबंधीय वन कहें। इसके अंतर्गत वर्षा वन या सदाबहार वन आते हैं और दूसरा है पर्णपाती या पतझड़ वन आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? इसमें गर्म और अधिक जल वृद्धि वाले क्षेत्रों में मिलते हैं ये, जिसे वर्षा वन या सदाबहार वन क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है जहाँ शुष्क मिट्टी वाले क्षेत्र मिलते हैं उसे पर्णपाती अथवा पतझड़ वन क्षेत्र कहा जाता है। किसको? जहाँ पे शुष्क मिट्टी वाले क्षेत्र मिलते हैं उसे पर्णपाती या पतझड़ वन क्षेत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जानते हैं अर्ध सदाबहार वन जीवों किसे कहते हैं। सदाबहार वनों में कच्छ वनस्पति दलदली समुद्री तटों पर पाए जाते हैं और या भूमध्य रेखा पर, जैसे वनों की लकड़ियों का अत्यंत कठिन, क्यों? क्योंकि दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनका, और कहीं न कहीं इनका ये अत्यंत उपयोगी भी हैं। ठीक, ऐसी जलवायु जहाँ मौसमी परिवर्तन के कारण आर्द्रता और उष्णता में अंतर आए, वहाँ सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर इसका क्या है? कह रहा है कि पतझड़ वन जीवों डेसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या होता है? उष्णकटिबंधीय आच्छादित वन क्षेत्र जो आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? भारतवर्ष, दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग, ब्राज़ील पठार के पूर्वी ढाल, ठीक, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से आते हैं। आगे चलते हैं। वनों में बहुमूल्य इमारती काष्ठ वाले वृक्ष कौन कौन से होते हैं? इसमें सागौन आता है, शीशम आता है, साखू आता है, आम, बांस, नीम, इमली, जामुन, महुआ, चंदन, नारियल, ये सब आते हैं। फिर कह रहा है कि इन क्षेत्रों में उष्ण ऋतु शुष्क होती है। कैसी होती है? शुष्क होती है। तापमान उच्च होता है, तापमान जो हो हाई टेम्परेचर पर होता है। इन क्षेत्रों में मानव के सघन बसाव हैं। ठीक, और साथ ही साथ ग्रीष्म काल में के पूर्व इन वनों की वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। जो ये वन होते हैं, ग्रीष्म काल के पहले इस वनों के जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियां अपना गिरा देते हैं। वृक्षों के पतझड़ से मृदा जल का अवशोषण कम हो जाता है। जब वो वृक्ष का पतझड़ हो जाता है तो मृदा जल का अवशोषण कम हो जाता है, साथ ही साथ क्या होने लगता है? वाष्पीकरण भी कम हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसी जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ठीक, और ऐसे वन क्या क्या होते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह पे पाए जाते हैं और दक्षिणी पश्चिमी एशिया
दक्षिणी चीन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और मध्यवर्ती अमेरिका में पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में इनका तापमान कितना रहता है? करीब 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच इनका टेम्परेचर रहता है। साथ ही साथ वर्षा कितनी होती है? इनका औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन यह अनिश्चित होती हैं। वृक्ष कम ऊंचे 30 मीटर के आसपास होते हैं। यहाँ पतझड़ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा नंबर जान लेते हैं क्या है? अर्ध पतझड़ी वन जीवों। ठीक, इन क्षेत्रों में ऐसी जलवायु जहाँ मौसमी परिवर्तन के कारण आर्द्रता और उष्णता में अंतर पाया जाता है, वहाँ अर्ध सदाबहार और पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ऐसे वन पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी चीन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और मध्यवर्ती अमेरिका में पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन यह अनिश्चित होती है। वृक्ष कम ऊंचे 30 मीटर के आसपास होते हैं। यहाँ पतझड़ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा नंबर है पर्वतीय वन जीवों या पर्वतीय वन परितंत्र जीवों। ठीक, क्या होता है इसमें? पर्वतीय वन जीवों की उपस्थिति पर्वतों की स्थिति और उनकी ऊंचाइयों से जुड़ी हुई हैं। विश्व के पर्वत उष्णकटिबंध से लेकर समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। साथ ही साथ इनकी ऊंचाई से तापमान में कमी पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके पर्वतीय वन में हाथी जैसे बड़े जानवर से लेकर बंदर जैसे छोटे जानवर तक विचरण करते रहते हैं, और कोड़धारी वन भी पाए जाते हैं जो समशीतोष्ण जलवायु की प्रधानता के कारण 1500 मीटर से 4000 मीटर के बीच वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा आता है घास जीवों। पहला हमने क्या पढ़ा था? वन जीवों। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दूसरा घास जीवों, जिसे कहते हैं ग्रासलैंड बायोम या शीतोष्ण कटिबंधीय घास परितंत्र और जीवों। इसमें क्या क्या होता है? घास जीवों जो भूमध्य रेखीय एवं मानसूनी वनों के उत्तर एवं दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है। हमारा जो ये ग्लोब है, ये इसकी इक्वेटर लाइन है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। ठीक, तो कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है। नदियों की घाटियों के अतिरिक्त क्षेत्रों में जलाभाव के कारण जल का वाष्पीकरण तीव्र होता है। जब जल की कमी होती है, क्यों होती है? क्योंकि जल का वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है वहाँ पे। अगर ऐसा है तो इन क्षेत्रों में भूभाग पर बहुसंख्यक वनस्पतियाँ घास के रूप में उगती हैं। ये घास गुच्छों के रूप में उगती हैं। घास वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के तहत क्या होता है? क्षेत्रों में पतझड़ मानसून वन मिलते हैं। कैसे मानसून मिलते हैं? पतझड़ वन मानसून मिलते हैं तथा कम वर्षा में मौसमी परिवर्तन होता है। अतः घास जीवों की बात आती है तो घास जीवों के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से घास हैं? जिसमें से पहला है सवाना घास, जिसका विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन घासों के नाम पर इस क्षेत्रों की जलवायु को सवाना जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ठीक, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है? कौन कौन से कंट्री में? सूडान, वेनेजुएला, कोलंबिया और ओरोनिको नदी की घाटी, उसके बाद ब्राज़ील के दक्षिणी भूभाग एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, ब्राज़ील के दक्षिणी भूभाग एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग। सवाना घास की बात आती है
वहाँ पे वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक। घास की लंबाई कितनी होती है? 15 मीटर। घास के मध्य बबूल, ताड़, इमली, खजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक। कौन कौन से? ताड़, इमली, खजड़ी के वृक्ष बसंत, शीत एवं शरद ऋतु में सूख जाते हैं। सवाना घास बसंत, शीत एवं शरद ऋतु में क्या होते हैं? सूख जाते हैं। ठीक। और क्या होता है? घास के मैदानों को ओरिनिको घाटी में लानोज, ठीक, जो घास के मैदान हैं उन्हें ओरिनिको घाटी में क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। उसके बाद घास के मैदान को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। अफ्रीका के बाढ़ वाले क्षेत्रों को पार्क लैंड कहा जाता है। सवाना की कई प्रजाति हैं, जैसे पहला आता है कमेलिटा घास की प्रजाति जिसमें कुल 900 जातियाँ आती हैं। दूसरा आता है 13,000 उपजातियाँ और लिंगुमिनासा घास की प्रजाति जिसमें 500 जातियाँ आती हैं। आगे चलते हैं और 12,000 उपजातियाँ हैं। फिर आता है ये घास पशुओं के खाने योग्य नहीं होती हैं क्योंकि पत्तियाँ तेज़ धार वाली होती हैं, इसलिए ये पशुओं के खाने योग्य नहीं होती हैं। कहाँ की? सवाना घास जो होते हैं। ठीक। फिर हमारा आता है दूसरा प्रेयरी घास। ठीक। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य से लेकर कनाडा के मैनीटोबा राज्य तक फैलाव है इसका। अर्जेंटीना में 64 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पूरब की ओर और समुद्र तट तक है। क्या? प्रेयरी घास। यूरेशिया में हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन से होता हुआ, ठीक, दक्षिणी भागों में तथा पश्चिमी चीन के कटिपथ क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका विस्तार मध्य अक्षांशों। घास सघन और मुलायम होते हैं। घासों के बीच वृक्ष नहीं मिलते हैं। ऊंचाई कितनी होती है? 5 मीटर से 10 मीटर तक होती है। जड़ जमीन के नीचे तक प्रवेश कर जाते हैं। गर्मियों में घास सूखे और संपूर्ण क्षेत्र पूरा भरा रहता है। तीसरा घास आता है हमारा स्टेपी घास। ठीक। इसके बारे में जान लेते हैं। घास का विस्तार अर्ध शुष्क पश्चिमी एशिया, चीन, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। घास का विकास अर्ध शुष्क जलवायु, मध्य अक्षांशों। अतः घास कैसी होती है? छोटी और विरल होती है, जिसे शुष्क क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। जड़ कैसी होती हैं? कम गहरी होती हैं। ठीक। इस प्रकार से हमने आज आप लोग को सवाना घास और प्रेरी घास और स्टेपी घास के बारे में हमने आप लोग को बताया, और आगे हम चर्चा करेंगे जिसमें हमारा तीसरा आएगा मरु बायोम और चौथा आएगा टुंड्रा बायोम। इसको हम अगले भाग में आप लोग को बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे चैनल गाइड्स सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।